इसके अंदर बाकी सारी ये जितनी भी बातें लिखी हैं ना थ्योरेटिकली, वो सारी हम पढ़ चुके हैं। कोई भी इसके अंदर ऐसी बात नहीं रहेगी जो मैंने ना पढ़ाई हो। पेमेंट ऑफ बिजनेस 11 नंबर पॉइंट में, ठीक है, जो सारा कल आपको स्केड्यूल बताया कि बैंकिंग चैनल, इसने फिर बैंकिंग चैनल को डिफाइन किया है कि ऑनलाइन पेमेंट को भी बैंकिंग चैनल कहते हैं, बिजनेस अकाउंट से बिजनेस अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करने को भी बैंकिंग चैनल कहते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट को भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसने उसमें बताई हैं, और वो 25,000 वाली बात भी बताई है, और बी वाला पॉइंट में वो 5 इंस्टांसेस वो भी बता दिए हैं। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो आपको समझ नहीं लगे, आप एक दफ़ा इसे रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें जो एम पॉइंट है वो मैंने बताना है आज आपको, कि जिस तरह उसने एक्सपेंसेस के ऊपर उसने बताया कि जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उसको 25,000 की लिमिट रखी है, ठीक है, कि वो उससे ऊपर अगर होगा तो वो कैश में पे करना है। जिस तरह इसी तरह की लिमिट सैलरी पे भी है कि किसी पर्सन की सैलरी अगर 32,000 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर सैलरी जो है इट्स ग्रेटर देन 32,000, तो ये कैसे पे करेंगे, कैसे पे करेंगे? बैंकिंग चैनल के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू। अगर ये उसने कैश में पे कर दी ग्रेटर देन 32,000, तो ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड एक्सपेंस, ठीक है। जिस तरह हमने 25,000 का पढ़ा था, इसी तरह अगर किसी की सैलरी 32,000 से ज़्यादा है, तो अगर सैलरी उसकी 32,000 से ज़्यादा है तो वो हमने जो है कैश के अंदर पे नहीं करनी। अगर कैश से पे कर दी तो वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। एनी सैलरी पेड और पेएबल एक्सीडिंग 32,000 पर मंथ, ये याद रखना कि 32,000 पर मंथ है, अदर देन बाय अ क्रॉस चेक और डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट। कोई भी सैलरी जो पर मंथ 32,000 से ज्यादा इंक्रीज कर रही है, क्रॉस चेक या उसके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर के अलावा पे की, तो क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल। तो क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल, ठीक है। यार ये जरा ऑफ करवाना है, ठीक है। सैलरी के ऊपर भी हमारा ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। नॉर्मल एक्सपेंसेस थे वो बात की हमने 25,000 की, अगर लेकिन इंडिविजुअल की सैलरी पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन उसने दे दी, 25 को वो क्या कर दिया है? 32,000 कर। आगे चले, 12 नंबर पॉइंट कर लिया है, 13 कर लिया है, 14 नंबर पॉइंट मैंने आपको बताया सेल टैक्स के साथ पढ़ेंगे। 15 नंबर पॉइंट पे आ जाए, द लास्ट पॉइंट। Any expenditure attributable to the sales claimed by a person who is required to integrate but fails to integrate his business with the board through approved fiscal electronic devices and software. इसे अंडरलाइन करें, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर। किसी बंदे का एक ऐसा कारोबार है, ऐसा बिजनेस है जिसकी सेल को एफबीआर ने कहा है कि आप हमारे साथ लिंक करें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल डिवाइसेस। जैसे पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स वालों को, रिटेल आउटलेट्स वालों को ये बात कही है कि आपकी जितनी भी सेल्स हैं वो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स के साथ किया करें। उसकी वजह ये होती है कि वो एफबीआर के साथ इंटीग्रेट होती है, खाते में चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जिसके ऊपर एफबीआर ने कहा है कि ये वाली सेल्स आपने इंटीग्रेट करनी है एफबीआर के साथ, और वो इंटीग्रेशन नहीं की, तो उस सेल्स के अगेंस्ट जो खर्चा होगा वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा 8% के बराबर। प्रोवाइडेड दैट डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर अंडर दिस क्लॉज shall not exceed 8% of the allowable deduction। मिसाल के तौर पे ऐसे बिजनेस की जो सेल थी वो थी 100 रुपए की,
ठीक है। और इसका जो एक्चुअल एक्सपेंस था, CGS कह लें, या जो इसका एक्चुअल एक्सपेंस था वो था 80 रुपये का। तो इसका प्रॉफिट कितना आया? 20 का प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमें साथ में ये इंफॉर्मेशन दे दी कि ये वो बिजनेस है जिसकी सेल्स इंटीग्रेट होनी चाहिए बोर्ड के साथ, लेकिन इसने बोर्ड के साथ इंटीग्रेट नहीं की, तो इसका ये खर्चा रिड्यूस कर दिया जाएगा कितने परसेंटेज से? बाय 8%। तो अगर सेल इसी ही रखूंगा मैं 100, तो एक्सपेंस कितना रिड्यूस कर देंगे? 80 का 8%। 80 के 8% को 80 से माइनस कर दें, 80 का 8% कितना आ गया? माइनस 6.24, 6.4, 73.6 कितना आ गया अब इसका? 26.4। ये प्रॉफिट आ गया। अब जो टैक्स वाले हैं वो कितनी इनकम पे टैक्स लगाएंगे? अकाउंटिंग में आप बेशक 20 लिखेंगे, लेकिन टैक्स वाले क्या करेंगे? ये मानेंगे, उनकी नज़र में ये प्रॉफिट है उसका। ठीक है, तो सेल्स को, एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया जाएगा 8% से। और ये बात सिर्फ उस सेल्स की हो रही है जिस सेल्स को FBR ने अपने साथ इंटीग्रेट करने का कहा है। ठीक है, जिस सेल्स को FBR ने अपने साथ इंटीग्रेट करने का कहा है। वो मैं बताऊंगा अभी, 2-3 तरीके हैं इसको करने के। ठीक है जी, क्लियर है बात। एक और बात जो यहाँ पे इस तरह से क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है बिजनेस के अंदर कोई भी एंटरप्रेन्योर, मिसाल के तौर पे वो फर्नीचर खरीदता है, फिक्सचर खरीदता है, ठीक है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस जो है ये अलाउएबल होते हैं थ्रू डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। ठीक है, कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं ये अलाउएबल होते हैं थ्रू डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का पता है? अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे होती है और डेप्रिसिएशन आपकी टेंजिबल एसेट पे। तो ये कैपिटल एसेट का जो कैपिटल नेचर का खर्चा है वो अलाउएबल होता है डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन के थ्रू। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी ने अपना कैपिटल नेचर का खर्चा एक ही साल में लेस कर दिया तो क्या वो अलाउ होगा? नहीं अलाउ होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो अलाउ क्या होगा? उसकी डेप्रिसिएशन। अलाउ क्या हो जाएगी? उसकी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर किसी ने बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करने की बजाय सारी बिल्डिंग का खर्चा पहले साल में ही लेस कर दिया तो उसको वो अलाउ नहीं करेगा, बल्कि उस पहले साल में सिर्फ उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन को अलाउ करेगा और वो सारा साल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये वैसे एक जनरल पॉइंट आपको बताया है कि कैपिटल नेचर खर्चा जो होता है वो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन के थ्रू अलाउ होता है। एक्चुअल में टोटल खर्चे को उठा के एक्सपेंस नहीं कर देना उसी एक ही साल में। कि लिख लें बात, ये लिखनी है। तो और जो 15 नंबर है, 15 नंबर के आगे ये छोटी सी एग्जांपल भी बना लें ताकि आपको याद रहे कल आपने कैसे इसे डिस्कस किया है। और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं रह गई सिवाय 14 नंबर पॉइंट के। और ये थर्ड नंबर पॉइंट में जो फ्यू एग्जांपल्स लिखा हुआ है इसको मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, ये मैं देखता हूँ कितनी की इम्पोर्टेंट है ये पढ़ाना। इसके अलावा और हमारा कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा रह नहीं गया जो मैंने यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाया। जी एक बात आपने याद रखनी है हमेशा कि टैक्स वाले जो होते हैं
वो आपको जो डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं वो वाली अलाउ करते हैं जो टैक्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन बनाए, ठीक है। जो अकाउंटिंग के मुताबिक डेप्रिसिएशन बनती है वो उसको अलाउ नहीं करते। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को, सेक्शन 21 और सेक्शन 23 आई थिंक इसके ऊपर डील करता है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ये तो भी आपको मैंने नॉर्मल खर्चे बताए ना, तो डेप्रिसिएशन भी तो एक्सपेंस है ना, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है। तो टैक्स वाले जो अलाउ करते हैं वो वाली डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं जो उनके मुताबिक बनती है, ठीक है। अगर उनके मुताबिक बनती है, मैं बताऊंगा कहाँ पे है, उसे छोड़ दें, अभी बता दूंगा कहाँ पे है। अगर उनके मुताबिक जो बनती है वो अलाउ है, तो इट मीन जो रिटन डाउन वैल्यू है वो भी फिर उन्हीं के मुताबिक बनती होगी, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर टैक्स अपनी ले रहा है तो नीचे रिटन डाउन वैल्यू जो आएगी वो भी टैक्स रिटन डाउन वैल्यू होगी ना। तो जब रिटन डाउन वैल्यू भी टैक्स वाली होगी, तो जब हम वो एसेट बेचेंगे तो रिटन डाउन वैल्यू और सेल्स का मुआवजा करेंगे तो गेन एंड लॉस भी टैक्स की नजर में आएगा, सही है। तो ये चीजें अब सारी अब हम पढ़ते हैं कि हमने कैसे इन चीजों को देखना है। तो सबसे पहले तो मैं डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करूंगा कि डेप्रिसिएशन को हमने, वो मैं बताता हूँ, अभी आगे चलते हैं, सारा उसी की तरफ ही मैं लेके जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। उसके लिए जरूरी है कि हमें ये जानना है कि दो तरह के एसेट्स हैं। एक है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स, ठीक है, जो हम ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार आएगा, तो ताकि हमें पहले से पता हो कि क्या किस तरह के एसेट्स होंगे। एक तो होंगे जिनको हम कहते हैं एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स, दूसरे जो है उनको हम क्या कहेंगे, अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, एक है जिनको हम कहते हैं एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स, और जो दूसरे हैं उनको हम कहेंगे अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स। फर्क, बेसिक फर्क क्या है इन दोनों में? एक ही फर्क है इन दोनों में, एक से ज्यादा फर्क है ही कोई नहीं। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट वो है जो कि एलिजिबल है इनिशियल अलाउंस के, जो कि एलिजिबल है इनिशियल अलाउंस के। इनिशियल अलाउंस क्या है? पढ़ा है इनिशियल अलाउंस के बारे में अभी तक? इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन की ही टाइप है। इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन का खानदान सेम है, ठीक है, ये वही है। डेप्रिसिएशन को ही का दूसरा नाम इनिशियल अलाउंस है, लेकिन एक डिफरेंस है इसके अंदर, मैं बताता हूं आपको। तो पहली बात तो ये, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट में और अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट में फर्क किसका है? इनिशियल अलाउंस का। ठीक है, इनिशियल अलाउंस। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट एलिजिबल होते हैं इनिशियल अलाउंस के प्लस डेप्रिसिएशन के। अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट एलिजिबल नहीं होते इनिशियल अलाउंस के, किसके होते हैं? जस्ट डेप्रिसिएशन। सही है, ये इसमें बेसिक फर्क है। और इनिशियल अलाउंस हमेशा आपका कैलकुलेट होता है ईयर 1 पे। कहां पे कैलकुलेट होता है? ईयर 1 पे। यानी कि ईयर 2 के बाद, ईयर 1 के बाद दोनों को क्या अलाउ है? डेप्रिसिएशन। मसला ही कोई नहीं, ठीक है, दोनों को क्या अलाउ है? डेप्रिसिएशन। तो ये इनका फर्क है। यानी कि ईयर 2 आगे ईयर 3 पे भी बेशक आ जाए तो इसे भी डेप्रिसिएशन अलाउ है और इसे भी डेप्रिसिएशन अलाउ है, मसला ही कोई नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। फर्क क्या आया है? फर्क आया है यहां पे बस। एसेट्स कितनी तरह के हैं? 2 तरह के। एक वो है जिनका नाम है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, और दूसरे कौन से हैं? जो
अदर देन एलिजिबल डेप्रिसिएबल। एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट से क्या मुराद है? ऐसे एसेट जो एलिजिबल है किसके? इनिशियल अलाउंस के। और इनिशियल अलाउंस कब मिलता है? पहले साल में। यानी कि जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है उन्हें पहले साल में दो फायदे मिलेंगे, इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा और डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। जो अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है उन्हें सिर्फ पहले साल में डेप्रिसिएशन मिलेगी, बाकियों में सारे सेम ही है। ठीक है। और इनिशियल अलाउंस होता क्या है? इनिशियल अलाउंस इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन एंड नथिंग एल्स। इनिशियल अलाउंस इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है वैसे ही इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होता है। इनिशियल अलाउंस का जो टैक्स के अंदर रेट है, मजे की बात यह है कि वो फिक्स्ड है एंड दैट इज 25%। ठीक है। इनिशियल अलाउंस का जो रेट है वो क्या है? 25%। इट इज फिक्स्ड। 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। इनिशियल अलाउंस जो है 25% रेट फिक्स है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर, और 25% किसका लेना है मैंने? कॉस्ट ऑफ द एसेट का। ठीक है। यहां तक बात कोई प्रॉब्लम ना समझ लग रही हो, ज़हन पे ज्यादा जोर आ रहा हो तो बता दें। ज्यादा जोर तो नहीं आ रहा? आ रहा है? नहीं यार, सीधी सीधी सी बातें हैं। अच्छा, अगली बात आगे से स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन जो होगी, जो हमारी डेप्रिसिएशन होगी, दैट विल ऑलवेज बी कैलकुलेट ऑन रिटन डाउन वैल्यू, नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी हमेशा रिटन डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट होगी। किस पे कैलकुलेट होगी? रिटन डाउन वैल्यू। स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर नहीं है। टैक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एज इट इज ही है, टीचर से लड़ने नहीं लग जाना। ठीक है। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से एज इट इज ही है। टैक्स वाले क्या हरकतें कर रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन जो होती है वो हमेशा कैलकुलेट होगी रिटन डाउन वैल्यू की बेस के ऊपर, ना के स्ट्रेट लाइन बेसिस। पहली बात। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ एक्विजिशन, ऐसे लिखे, अपनी तरफ से लिखा है वैसे, ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल आपने एसेट खरीदा उस साल हमने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। दिनों में नहीं जाना, महीनों में भी नहीं जाना। महीनों में नहीं जाना कि मार्च में एसेट आया है तो हमने जनवरी फरवरी की नहीं करनी, मार्च से आगे करनी है, ऐसा नहीं करना। जिस साल आपका ईयर ऑफ एक्विजिशन है उस साल की आपने फुल ईयर की क्या कर देनी? चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। इस टेंशन में ही नहीं बढ़ना कि जनाब ये छठे महीने में आया है, ये चौथे महीने में आया है, तीसरे महीने में आया है। जिस साल आया है सारी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी। जिस साल आपने बेचा है उस साल आपने नो डेप्रिसिएशन। जिस साल बेचा उस साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। साब बराबर हो गया ना? एक तरह से देखा जाए तो साब बराबर हो गया। साल के बीच में आया था और 2 साल बाद साल के बीच में ही बेच दिया, तो उधर से भी 6 महीने नहीं लिए, एंड से भी 6 महीने नहीं लिए। तो एक तरह से हिसाब टैक्स वालों ने सीधा सीधा सा हिसाब रखा हुआ है, ज्यादा टेंशन में नहीं पड़ते। तो डेप्रिसिएशन आपकी हमेशा कैलकुलेट होगी रिटन डाउन वैल्यू पे। जिस साल आपकी एक्विजिशन है उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन। जिस साल में आपने डिस्पोज ऑफ किया है उस साल आपकी नो डेप्रिसिएशन विल चार्ज। ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर। अगर तो आपका अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो रिटन डाउन वैल्यू क्या होगी?
कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। पहले साल की बात कर रहा हूं, पहले साल की WDV क्या होगी? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिटन डाउन वैल्यू। अगर आपका अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, अगर आपका एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो WDV जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है वो क्या होगी? कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस। गुड, कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस ये बन जाएगी WDV, और इस पे क्या चार्ज होगी? डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद भी ये WDV ही कहलाएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे करेंगे? कॉस्ट लेस इनिशियल अलाउंस। लगी समझ? है लगी? नहीं लगी? हाँ लगी समझ के नहीं बटी? क्यों नहीं लगी? इनिशियल अलाउंस लेस कर देना है बस। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जो रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी है, जो डेप्रिसिएशन पहले साल लगाने के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी है, या जो कॉस्ट आप समझ लेनी है, वो कैसे लेनी है? कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस लेस करके। डेप्रिसिएशन किसी चीज़ में लगेगी ना, किसी अमाउंट में लगेगी, वो अमाउंट कैसे लेंगे? अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो इनिशियल अलाउंस लेस करके लेंगे। ठीक है, और अगर अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो डायरेक्ट उसकी कॉस्ट पे ले लेंगे। ठीक है, अब जरा अपनी बुक्स पे आए। पेज नंबर कौन सा है? 86। पेज नंबर 86 के ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन सेक्शन 22 एक टेबल सा बनाया हुआ है। बेसिकली ये टेबल है जो टैक्स वालों ने फिक्स किया है कि भाई अगर बिल्डिंग होगी ना हर तरह की, हमने जो डेप्रिसिएशन का रेट लेना वो 10% लेना। अगर फर्नीचर है, मशीनरी एंड प्लांट है, मोटर व्हीकल्स हैं, शिप्स जहाज हैं, बहरी जहाज, टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स हैं, तो हमने डेप्रिसिएशन क्या परसेंटेज लेनी है? 15%। अगर कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें हैं, हार्डवेयर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, अलाइड आइटम्स है, मशीनरी इक्विपमेंट है, तो हमने डेप्रिसिएशन क्या लेनी है? 30%। और अगर मिनरल ऑयल कंसर्न्स इनकम ऑफ विच इज लायबल टू बी कंप्यूटेड इन द रूल्स इन पार्ट 1 ऑफ द 5th शेड्यूल, बिलो ग्राउंड इंस्टॉलेशंस हैं तो 100% डेप्रिसिएशन कर देनी है। और अगर ऑफशोर प्लेटफॉर्म में प्रोडक्शन फैसिलिटी है तो 20%। और अगर रैंप बिल्ड किया टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख, 2.5 लाख से महंगा नहीं, 2.5 लाख से कम वाला, तो वो 100% डेप्रिशिएट कर दिया जाएगा। जो आखिरी दो बातें हैं ये एग्जामिनेशन में तो आज तक वैसे बहुत कम ही पूछी है, बल्कि शायद पूछी भी नहीं है। तो मेन जो कंसर्न है आपका वो 10, 15 और 30 के ऊपर है। जो थोड़ी सी बात लेकिन हमने पढ़नी वो भी है ताकि आइडिया रहे, इन केस ICAP को ज़रा जुनून चढ़े और वो इनमें से भी कुछ पूछ ले तो आपको पता हो कि बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10, 15 और 30 बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है 10%, फर्नीचर मशीनरी एंड प्लांट पे 15%, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर 30%। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगती है 10%, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर 30%। देखा, यही बात हो गई, नीचे वाले को ऊपर कर दिया तो बात खराब हो गई। ठीक है, और फर्नीचर मशीनरी एंड प्लांट को 15%। बिल्डिंग पे कितनी? प्लांट मशीनरी पे, फर्नीचर पे 15% और कंप्यूटर हार्डवेयर 30%। ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल ये रेट्स याद कर लें फिलहाल। हाँ बस, बिल्डिंग पे कितनी है? 10%। फर्नीचर प्लांट मशीनरी 15% और कंप्यूटर हार्डवेयर 30%। तो ये बस ज़हन में रख लें, याद ना करें बेशक।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि अकाउंट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन रेट चार्ज होते हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे थे अकाउंट्स की पर्सन जो होते हैं, ठीक है। वो हो सकता है बिल्डिंग को 15% पे कर रहे हो या 5% पे कर रहे हो, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कहें जी बिल्डिंग तो हमारी बहुत अरसे तक चलनी है, तो 5% कर रहे हो। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को हो सकता है वो इससे कम पे कर रहे हो, मोटर व्हीकल्स को 20% पे लगा रहे हो। तो हमने उनकी डेप्रिसिएशन को नहीं मानना, हमने किसकी डेप्रिसिएशन को मानना है? टैक्स की वाला। तो अगर उन्होंने अपनी डेप्रिसिएशन लगाई है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, तो हमने उसको क्या कर देना है? हमेशा इनएडमिसिबल कर देना है, उससे रिवर्स कर देना है। और माननी है तो किसकी माननी है? टैक्स की माननी है। और टैक्स की डेप्रिसिएशन जो हम खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये कैसे करेंगे ये सारा कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ समझाने की हद तक चीजें हैं। डिसेबिलिटीज के लिए कोई रैंप बिल्ड किया है पर्सन के लिए, तो वो 2.5 लाख तक का अगर रैंप बिल्ड किया तो 100% पूरी की पूरी डेप्रिशिएट करने की उसको इजाजत है। रैंप्स नहीं होते, वो सीढ़ियों की जगह आपने कोई डिसेबल पर्सन हैं तो उनके लिए आपने रैंप्स बिल्डअप कर देते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर होते हैं, ठीक है। बस उसको अलग से स्पेसिफाई किया है कि एडिशनल फैसिलिटी है, ठीक है। हो सकता है कि उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा होता हो इन केस ऑफ स्टेल्स, तो वो एक अलग से उस चीज़ को उन्होंने फैसिलिटेट किया, लोगों को इनकरेज किया है कि अगर आपके पास कोई डिसेबल लोग काम कर रहे हैं तो आप रैम्प्स बिल्डअप करें, हम आपको वो पूरे का पूरा खर्चा अलाउ कर देंगे, 100% पहले साल भी अलाउ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये उनको इनकरेज किया हुआ है कि आप ये फिक्र ना करें कि इसको बिल्डिंग का हिस्सा बना के इसके ऊपर 10% लगाते रहेंगे और आपका कहीं 10 सालों में जाके ये डेप्रिशिएट होगा। आप ये खर्चा कर लें, हम आपको पहले साल में सारा डेप्रिशिएट करा देंगे। अच्छा जी, नीचे आए, इनिशियल अलाउंस है, लेकिन इनिशियल अलाउंस का पॉइंट नंबर 5, बल्कि पॉइंट नंबर 2 देखें। द अमाउंट ऑफ द इनिशियल अलाउंस ऑफ अ पर्सन शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट स्पेसिफाइड इन द पार्ट 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द एसेट। दिस इज 25% फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी जो है उसके ऊपर ये 25% होगा, और ये कहाँ पे लगेगा? अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द एसेट। जिस तरह मैंने आपको बताया पहले, कॉस्ट पे 25% ये लगेगी। और इसके 5वें पॉइंट पे आए, जो मेन पॉइंट आज का हमारा फोकल ऑफ डिस्कशन है। अच्छा चले 5वें पॉइंट पे आने से पहले दोबारा पहले पॉइंट पे आ जाए जरा। अ पर्सन who places an eligible depreciable asset into service in Pakistan, ऐसा बंदा जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट लेके आएगा कहाँ पे? पाकिस्तान में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर, पहले साल टैक्स ईयर के, शैल बी अलाउड अ डिडक्शन कंप्यूटेड इन अकाउंट हेयर इन रेफर टू एज इनिशियल अलाउंस। उसे एक डिडक्शन अलाउ होगी जिसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल अलाउंस, ठीक है। अ पर्सन जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट को पाकिस्तान में इस्तेमाल करे तो पहले साल में उसे एक डिडक्शन अलाउ होगी जिसे क्या कहते हैं? इनिशियल अलाउंस, जिसका रेट है 5%, और ये किस में लगती है? कॉस्ट ऑफ द एसेट, सॉरी 25%, और लगती है कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है। मतलब ये जो मैंने बताया है ये उसका उर्दू में तर्जमा, इंग्लिश में लिखी हुई है और उर्दू में तर्जमा ये है, और डायग्राम की फॉर्म में ऐसे है, सही है। आगे चलते हैं। इसे जो अगली लाइन है उसको फॉर द टाइमिंग इग्नोर करें।